गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है सिंगापुर कोविड-19 इन चिल्ड्रन। तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि जो सिंगापुर है वहाँ पर जो है कुछ केसेस पाए गए हैं कि जो B117 जो स्ट्रेन है जो कोरोना वायरस का, जिसको हम सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट भी कह रहे हैं, वो वहाँ पर जो है बच्चों में भी फैलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिंगापुर जो है उसको थोड़ा शट डाउन होना पड़ रहा है, उसको स्कूल्स बंद करने पड़ रहे हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा लेके आनी पड़ रही है। तो ये जो सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट है, आई एम नॉट advocating that you should call this B1167 an Indian variant. I'm just calling it because it is easy to understand and it is easy to remember कि ये B16167 जो है ये इंडिया में डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट था वो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो ये वहाँ पर जो है बच्चों में पाया गया है। 38 ऐसे लोकली ट्रांसमिटेड केसेस आए हैं सिंगापुर में, और 17 जो हैं केसेस का तो ये भी नहीं पता लग रहा है कि उनको कहाँ से वो कैच हुआ है ये म्यूटेंट। तो अब इसकी वजह से जो है सिंगापुर में ये एक इशू हो गया है कि स्कूल्स को बंद कर दिया है उन्होंने। नाउ दे आर क्लोजिंग डाउन ऑल अदर मेजर पब्लिक असेंबलीज एंड ऑल दैट। सो अब इसको देखते हैं कि क्यों ये बच्चों को अफेक्ट क्यों कर रहा है ये वाला म्यूटेंट, क्योंकि हमने अभी तक तो ये देखा था कि जो कोविड है वो बच्चों को इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा था, बहुत ही रेयर अटैक हो रहे थे, बहुत ही लिमिटेड नंबर पे अटैक हो रहे थे और बहुत माइल्ड सिम्टम्स के अटैक हो रहे थे। बट ये जो डबल म्यूटेंट है ये क्यों बच्चों को अटैक कर रहा है, इसको देखते हैं। अब जो ये डबल म्यूटेंट है जो जिसका नाम B1617 है, ये जो है बहुत इजीली ह्यूमन सेल्स के ऊपर जो है ये अटैच हो जाता है जाके, और उससे ये इन्फेक्शन करनी शुरू कर देता है। जो B16 जो ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ये हमारे ACE2 रिसेप्टर्स जो हमारे जो लंग्स के में होते हैं, तो ये ACE2 रिसेप्टर्स के पास बहुत ही स्ट्रांगली जाके ये अटैच होता है। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो सेल्स में ये चला जाता है, फिर हमारे को ये बीमारी कर देता है। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो ये ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं बहुत कम होते हैं और बहुत ही अंडर डेवलप्ड होते हैं। उनके जो साइनसिस क्या होते हैं, जो आपके जो ये आँखों के बीच में जो नाक का जो पार्ट है उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिससे आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो फैसिलिटेट होती है, आपके जो है लंग्स के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम साइनसिस कहते हैं। तो वो भी बहुत अंडर डेवलप होता है उस टाइम पर बच्चों में। तो जनरली उस वजह से कोरोना वायरस उन बच्चों को टारगेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये देखा गया है कि ACE2 रिसेप्टर्स के पास जाके ये इतने ज़्यादा स्ट्रांगली क्लिंग ऑन होता है कि ये इन्फेक्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो बहुत कम होते हैं उनके बॉडी में ACE2 जो ये रिसेप्टर्स जो उनके लंग्स में बच्चों के, लेकिन स्टिल जितने भी होते हैं उनको वो इन्फेक्ट करने में ये डबल म्यूटेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और ये उसकी वजह से जो है वहाँ पर सिंगापुर में बच्चों में ये केसेस कोविड के देखे गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक एक गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी बुरी तरह से बच्चा जो है वो सिक नहीं हुआ है, सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स ही देखे गए हैं और सिंपल सी जो है सिकनेस वही देखी गई है बच्चों में, और अभी कोई मेजर सिम्टम बच्चों में नहीं पाया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग कि जो थर्ड वेव ऑफ वायरस होगी इट विल टारगेट आर चिल्ड्रन, बिकॉज वी आर नॉट वैक्सीनेटिंग दैम एट दिस मोमेंट। एंड यू मे ऑल्सो नो कि हमारे जो दिल्ली के CM हैं उन्होंने बोला है कि सिंगापुर के साथ जो है हमारी फ़्लाइट्स हैं उसको आप जल्दी से बंद कर दो, अदरवाइज दैट स्ट्रेन विल ऑल्सो कम इन इंडिया। बट ही इज़ नॉट अवेयर कि ये जो स्ट्रेन जो वहाँ पर ये जो बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है दैट इज़ ओनली द इंडियन वेरिएंट। तो इंडिया में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इट डजेंट रियली मेक सेंस कि सिंगापुर के साथ हम फ्लाइट बंद क्यों करें जब ये वेरिएंट ऑलरेडी ही हमारे कंट्री में ये चल रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ केन एनर्जी। तो केन एनर्जी जो है ब्रिटिश ऑयल कंपनी, उसने एयर इंडिया को
न्यूयॉर्क में सू कर दिया है, बिकॉज हमने देखा था ना दिसंबर में कि केन डिस्प्यूट में जो आर्बिट्रेशन अवार्ड था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आया था और केन एनर्जी के फेवर में आया था, और केन एनर्जी को कहा गया था, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया था कि आप केन एनर्जी को $1.2 बिलियन आर्बिट्रेशन अवार्ड पे करोगे बिकॉज केन एनर्जी हैज सफर्ड लॉसेज ड्यू टू योर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसीज। तो अब ये डिस्प्यूट क्या था बेसिकली कि साल 2011 में ऑल्दो ही हैज़ एक्सपायर्ड ऑलरेडी, बट जो हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी थे वो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे यूपीए 2 की सरकार में। तो वो एक बहुत ही रिग्रेसिव पॉलिसी लेके आए थे जिसकी वजह से हमारे इंडिया से बहुत सारे इन्वेस्टर्स चले गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से भाग गए थे, जैसे कि वोडाफोन के साथ भी उन्होंने डिस्प्यूट किया था, फिर ये केन डिस्प्यूट भी उन्हीं का ही दिया हुआ था। तो वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की पॉलिसी इंडिया में ले आए थे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब कि मैं जो टैक्स लगा रहा हूँ वो सिर्फ आज से ही नहीं, पिछले 40 साल से या पिछले 20 साल से 10 साल, जब जितना भी मतलब पुराने टाइम पीरियड से लेके आपको आज तक के जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। सो इसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े हुए थे। तो केन एनर्जी वाज आल्सो वन ऑफ दैट डिस्प्यूट्स अपार्ट फ्रॉम वोडाफोन। तो केन एनर्जी से 25,000 करोड़ के आसपास की अमाउंट जो है वो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने डिमांड की थी। ठीक है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया में, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी का, यूपीए गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स विल फ्लाई अवे फ्रॉम इंडिया। बट वो नहीं माने बिकॉज बहुत सारी पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो है उस टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट जो है वो लेके आई थी और उनके पास पैसे नहीं थे उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो ऐसे जो ये टैक्स टेररिज्म जिसको हम कह सकते हैं इस लेवल पर उतर आए थे और उन्होंने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट करी थी। उसका बहुत लॉन्ग टर्म हमारे को इफेक्ट देखने को मिला है और बहुत लॉन्ग टर्म हमने उससे इन्वेस्टर्स को हमने खो दिया था। ठीक है, तो अभी दिसंबर में क्या हुआ कि 3 मेंबर जो इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अवार्ड था वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया और कहा कि आपने जो है फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट की जो गारंटी है उसको वायलेट किया है अगेंस्ट इंडिया यूके बायलैटरल ट्रीटी। और उसकी वजह से क्या हुआ है, ब्रिटिश एनर्जी कंपनी जो है ये केन एनर्जी उसको बहुत नुकसान हुआ है। तो आपको $1.2 बिलियन की कंपनसेशन देनी पड़ेगी केन एनर्जी को। अब इंडियन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स दिस एनडीए was not in power then, but it was Indian government only। ठीक है, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, है तो वो इंडियन गवर्नमेंट ही ना। तो इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आपको ये पे करना पड़ेगा $1.2 बिलियन। बट इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने जो है अब इसके जो है इस आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ एक नीदरलैंड्स में जो है वो फाइल कर दिया एप्लीकेशन अगेंस्ट केन एनर्जी इस डिस्प्यूट के अगेंस्ट। सो ये वहाँ पर भी एक केस चल रहा है। तो लेकिन केन एनर्जी ने क्या कहा कि हम न्यूयॉर्क में इंडिया के ऊपर जो है वो केस करेंगे बिकॉज न्यूयॉर्क में इंडिया के सब्सटेंशियल असेट्स इन्वॉल्व हैं। सब्सटेंशियल असेट्स कौन से हैं वो एयर इंडिया के वहाँ पर बहुत सारे असेट्स हैं। तो केन एनर्जी का क्या कहना है कि एयर इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की ही जो है वो कंपनी है। तो हम अगर एयर इंडिया के असेट्स को अगर हम फ्रीज करेंगे टू रिकवर आर $1.2 बिलियन ऑफ वर्थ ऑफ मनी, देन इट विल बी जस्टिफाइड बिकॉज एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है। तो यही वो वहाँ पर न्यूयॉर्क में जो है वो एक तरह से जो है वहाँ के जो आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर ये यही आर्गुमेंट दे रहे हैं केन एनर्जी कि जो एयर इंडिया है उसको आप इंडियन गवर्नमेंट ही समझो और इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स को अगर हम एयर इंडिया के एसेट्स को अगर हम जो है वो सीज़ करेंगे तो इसका मतलब हम इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स को सीज़ कर रहे हैं टू रिकवर आवर मनी ऑफ $1.2 बिलियन दैट वी हैव बीन अवॉर्डेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है वो एयर इंडिया को सू किया है वहाँ पर केन एनर्जी ने। और जो है उन्होंने 1983 के यूएस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एयर इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंसिपल है और एजेंट उसकी एयर इंडिया है। तो यही कहकर जो है केन एनर्जी जो है वो एयर इंडिया के एसेट्स को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये डिस्प्यूट क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का डिस्प्यूट है। केन यूके जो है
उसने अपने शेयर्स जो केन इंडिया होल्डिंग्स के जब केन इंडिया में ट्रांसफ़र किए तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ 24,500 करोड़ की टोटल अमाउंट थी वैसे बेसिकली उतना जो है कैपिटल गेंस टैक्स लगा दिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, फिर 2011 में जब केन एनर्जी ने अपने मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बिजनेस था वो केन इंडिया को बेच दिया, तो और बेसिकली जो केन इंडिया का जो बिजनेस था उसको वेदांता को बेच दिया, तो केन यूके को अलाउ नहीं किया गया कि वो अपना माइनॉरिटी स्टेक जो 10% का है वो भी वेदांता को बेच सके, बिकॉज केन एनर्जी को कहा गया कि आपको तो हमारे को 25,000 करोड़ रुपए देने हैं। ठीक है, तो केन इंडिया के जो शेयर्स हैं शेयर्स और उसके जो डिविडेंड्स थे वो उसकी जो यूके फर्म जो केन यूके है उसको नहीं पे करने दिए, क्योंकि उन्होंने 24,500 करोड़ रुपए जो केन यूके ने उनको अभी तक नहीं पे किए थे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो यही सारा डिस्प्यूट है, इसके अगेंस्ट जो है वो केन एनर्जी जो है यूके की वो कंपनी जीत चुकी है। इंडिया इज़ फाइटिंग और इंडिया ये भी कह रहा है कि हम केन एनर्जी के साथ जो है वो आपस में सुलझा लेंगे एंड ऑल दैट, बट इट डजेंट लुक कि केन एनर्जी जो है वो अभी सुलझाना चाहता है या नहीं सुलझाना चाहता है। अभी तो ये एयर इंडिया के असेट्स के पीछे पड़ गया बिकॉज इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू पे $1.2 बिलियन अवार्ड टू दैट कंपनी। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है कि एक कंट्री जब पुराने बैक डेट से कोई लॉ को पास कर देती है तो उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब इस केस में टैक्सेशन लॉ वो होता है तो उसको हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? जब अगर किसी कंट्री को लगे कि कोई पुराने लॉ में कोई लूप होल रह गया था जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टैक्स का नुकसान हुआ है बहुत बैक डेट से, तो वो एक ऐसा लॉ प्रेजेंट डेट में लेके आती हैं और कहती हैं कि जो पुराने हमारे को रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हम रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इसको लागू कर रहे हैं, इसलिए इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया ही करता है? नो, यूएस, यूके, नीदरलैंड्स, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया है, लेकिन किसी भी कंट्री ने इतनी ओपेक मैनर में जो है इसको नहीं किया है जितना इंडिया ने उस वक्त पर किया था जब जो है प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, सो एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा थेरेपी। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस में से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है कि वो कोई ट्रीटमेंट जो है वो एक कारगर ट्रीटमेंट नहीं है। कोरोना वायरस की जो बीमारी से लड़ने के लिए कोई कारगर ट्रीटमेंट नहीं है प्लाज्मा थेरेपी। तो आईसीएमआर ने 400 पेशेंट्स पे ऐसा ट्रायल करके देखा और जिसको प्लेसिड ट्रायल कहा गया, और उन्होंने कहा कि कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं होता प्लाज्मा का पेशेंट के ऊपर। अगर हम उसको कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा देते हैं तो उसको रिकवरी में कोई ऐसा हमको खास जो है वो असर देखने को नहीं मिला है। रादर वो ये कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ही क्या हुआ है कि म्यूटेशंस आ गई हैं वायरस में। एक पर्सन जिसको जो है किसी एक वेरिएंट का कोविड हुआ है उसको आपने दूसरे पर्सन का आपने प्लाज्मा डाला है जिसको क्या पता किसी और वेरिएंट का कोविड हुआ हो। ठीक है, जब आपने उसकी बॉडी में वो प्लाज्मा डाला तो उससे जो है दो तरह के वेरिएंट्स जो है वो मिक्स हो गए एक तरह से। तो वो जब जो है वो म्यूटेशंस होंगी उसमें, तो जो है न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूटेशंस जो वायरस की वो सामने आने लगी। तो उन्होंने कहा कि जो ये प्लाज्मा की थेरेपी है इससे ज़्यादा हमको बल्कि नुकसान हो रहा है, तो इसको डिसकंटिन्यू करना जो है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, ऐसा ही लैंसेट ने भी देखा कि कोई खास जो है वो फ़र्क नहीं दिखा उन्हें प्लाज्मा थेरेपी से पेशेंट्स की रिकवरी के ऊपर। अब कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? इसके अंदर हम एक रिकवर्ड पेशेंट का ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे पेशेंट में जो कि अभी रिकवर हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वो होता है जिसके अंदर सारे बेसिकली ब्लड सेल्स जो है वो फ्लोट हो रहे होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी उसी के अंदर होती हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होती हैं हमारी एंटीबॉडीज़, वो भी उसी के अंदर होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जिसकी बॉडी में जो पर्सन रिकवर हो गया, उस रिकवर कैसे हुआ है कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो सक्सेसफुली जो है उसने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं और वायरस से लड़ने में कामयाब हो गई हैं। तो हम उसकी बॉडी में से वो प्लाज्मा निकाल लेते हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, और वो प्लाज्मा हम जो है वो एक कोविड पेशेंट को दे देते हैं सो दैट वो एंटीबॉडीज़ उस न्यू पेशेंट की बॉडी में जाकर उस वायरस से लड़ सकें। ठीक है, तो ये कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी होती है। ठीक है, अब ये हमको देती है टेम्पररी इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तो सिर्फ वैक्सीन से ही आ सकती है, आपको पता है ना। टेम्पररी इम्यूनिटी हमको कैसे देती है कि
जो है कुछ टाइम के लिए हमको इम्यूनिटी मिलती है। जब अब कोई भी पर्सन जब किसी डिसीज़ से रिकवर होता है तो उसकी बॉडी में कुछ टाइम के लिए उस डिसीज़ से लड़ने की इम्यूनिटी रहती है बिकॉज ऑफ दीज टी सेल्स। ठीक है, ये टी सेल्स हमारे एंटीबॉडीज ही होती हैं एक तरह से, और ये टी सेल्स क्या होते हैं, ये याद रखते हैं कि कैसे हमको उस पर्टिकुलर पैथोजन से लड़ना है इन केस दैट पैथोजन स्ट्राइक्स द बॉडी वंस अगेन। ठीक है, लेकिन ये मेमोरी सेल्स जो इनको हम टी सेल्स कहते हैं, जो एंटीबॉडीज़ को मिमिक करते हैं, ये कुछ ही टाइम तक बॉडी में रहते हैं। समझ लो जैसे कोविड के केस में 4 से 6 हफ्ते तक ही रहेंगे। तो इनको जो है मतलब टोटल 4 से 6 हफ्ते, ऑफकोर्स रिकवर होने के 2 से 3 वीक्स तक ही रहते हैं। तो ये टी सेल्स जो बॉडी ब्लड सेल्स के हैं, ब्लड सेल्स में होते हैं, यही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। बहुत महीनों से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, बट ऑफ कोर्स हमको देखने को मिला है कि कोई ऐसा खास इस पर जो है पेशेंट्स के ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फरजाद बी गैस फील्ड। तो ईरान ने जो फरजाद बी गैस फील्ड था वो अपनी एक डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी पेट्रोपार्स को दे दिया है, जबकि ये फरजाद बी जो गैस फील्ड था ये ONGC विदेश लिमिटेड जो है उसने डिस्कवर किया था 2008 में। ठीक है, तब से ONGC विदेश लिमिटेड जो है वो कह रहा था कि हमें ये दे दो। हम ONGC विदेश लिमिटेड OVL जो है वो इस पर बिड भी करने को तैयार हो गया था, बट US के सैंक्शंस लग गए, इंडिया जो है वो धीरे धीरे स्लो हो गया फिर ईरान के साथ एनर्जी डीलिंग्स में ड्यू टू फेयर ऑफ US सैंक्शंस। तो अब कुछ टाइम तो ईरान ने वेट किया, लेकिन अब ईरान जो है वो आगे जो है वो मूव हो गया है और उसने अपनी जो है डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी पेट्रोपार्स को ये गैस फील्ड दे दिया है। ठीक है, अब ये जो फरजाद बी गैस फील्ड है ये ईरान और सऊदी टेरिटरीज़ के बीच में पड़ता है, और जो है US सैंक्शंस की वजह से हमको ये नहीं मिल पाया है। ठीक है, फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये एक ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है 20 किलोमीटर फ्रॉम फारसी आइलैंड इन ईरान। ठीक है, 20 किलोमीटर दूर है वहाँ से ये, और ये वाटर डेप्थ 20 से 90 मीटर के नीचाई में है, ये वाटर की डेप्थ में है। ईरानियन साइड जो पर्शियन गल्फ जो हमारा जो रीजन है उसमें जो ईरान की साइड पर जो है पानी की 20 से 90 मीटर की डेप्थ में ये फरजाद बी गैस फील्ड पड़ता है। ठीक है, इसको आप खुद मैप में ज़रूर देखना सो दैट यू विल रिमेंबर इट। अगर मैं आपको यहाँ पर मैप डाल देता तो यू वुड नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन इट, आप इस पर खुद काम ना करते और आप इस पर खुद रिसर्च ना करते। आपको मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको फरजाद बी गैस फील्ड को आप मैप में देखो सो दैट योर माइंड कैप्चर्स इट ड्यू टू योर ओन एफर्ट्स। ठीक है, अब OVL ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया के साथ मिलकर इसको 2008 में डिस्कवर किया था, और इन्होंने ऑफर किया था कि हम $11 बिलियन तक जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब वहाँ पर बहुत ही ह्यूज अमाउंट के रिजर्व्स हैं, 21.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के वहाँ पर जो है वो टोटल रिजर्व्स हैं, जिसमें से 60% जो है वो रिकवरेबल है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया के हाथ से ये डील निकल चुकी है, ईरान की डोमेस्टिक ऑयल जो है गैस कंपनी को मिल चुकी है ये डील, सो इंडिया हैज़ लॉस्ट इट ड्यू टू US सैंक्शंस। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ क्रिएटेड। तो अब ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है, मलेरकोटला 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करना, उसको चेंज करना या उसको अबॉलिश करना, ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में होती हैं। वो या तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी ये कर सकती हैं या फिर वो एक लॉ भी पास कर सकती हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स स्टेट्स विल प्रेफर कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही पास करें, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन निकालें और डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर दें या अबॉलिश कर दें या ऑल्टर कर दें। ठीक है, तो मोस्टली जो स्टेट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव राउट को ही प्रेफर करती हैं, और ये आर्गुमेंट देती हैं कि हम न्यू डिस्ट्रिक्ट क्यों बना रहे हैं, सो दैट बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस दे सके। ठीक है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल होता है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसे तो कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई स्टेट किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम या किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना चाहती है, तब उसको बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को स्टेट गवर्नमेंट को लिखना पड़ता है कि वी वांट टू चेंज द नेम, सो
आप हमको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो इन सारी जो है मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से आप कंफर्मेशन लेके, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो नाम को चेंज किया जा सकता है। तो 2011 के सेंसस से जो है देखा गया है कि 2011 के सेंसस तक जो है 593 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे कंट्री में, लेकिन अब 2021 में जो है वो 718 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं कंट्री के अंदर। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे आया है? ये इंक्रीज़ इसलिए आया है बिकॉज आंध्र प्रदेश और का जो है वो डिवीज़न हो चुका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि दोनों स्टेट्स ने अपने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट थोड़े ज़्यादा बना लिए हैं, बिकॉज ऑफ दोनों को अपनी कैपिटल भी बनानी पड़ेगी आफ्टर दिस हैदराबाद, अभी अमरावती एंड ऑल दैट, दे अपनी कैपिटल भी बना रहे हैं। तो उनको गवर्नेंस के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाना पड़ा, तो उसकी वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर अब जो है कंट्री में इंक्रीज होकर 718 हो चुका है, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।